डियर लिसनर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानी वर्ल्ड। कहानी वर्ल्ड में आज एक नई कहानी है, द बर्थडे पार्टी। हारोल्ड पिंटर की कहानी है जो कि 1957 में पब्लिश हुई और ये 3 एक्ट की स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि पिटे एंड मेग हैं। ये पिटे जो है ये समुद्र के किनारे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और इसका एक बोर्डिंग हाउस भी है जिसमें एक स्टेनली नाम का पर्सन 1 साल से रुका हुआ है। कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। मेग और पिटे हस्बैंड और वाइफ हैं। इनकी उम्र जो है वो 60 साल है और इनके घर में एक गेस्ट बनकर जो रह रहा है इनके बोर्डिंग हाउस में, उस पर्सन का नाम है स्टेनली वेबर। इनका जो बोर्डिंग हाउस है वो इंग्लैंड में है, लेकिन स्टेनली जो है वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो कभी भी अपने उस बोर्डिंग हाउस से बाहर नहीं निकलता है। अब एक सुबह पिटे एंड मेग अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं और पिटे अखबार पढ़ रहा है। तब ये मेग पिटे से पूछती है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट कैसा लगा। मैं ये कहती हूँ कि स्टेनली को भी नीचे आ जाना चाहिए। ये खुद जाके स्टेनली को नीचे खींच कर लाती हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर और उसके सामने कॉर्नफ्लेक्स और फ्राई टोस्ट रख देती हैं और पिटे काम पर निकल जाता है। तब स्टेनली मेग से कहता है कि तुम एक अच्छी पत्नी नहीं हो, तुम अपने पति को चाय का कप भी नहीं दे सकती पीने के लिए। मेग और स्टेनली आपस में बात कर रहे थे। तब मेग स्टेनली से कहती है कि वो एक अच्छी केयरटेकर और लवर दोनों हैं। अब इन दोनों में ऐसे ही फ्लैटरिंग और आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। तभी मेग ने स्टेनली को बताया कि इस बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए 2 नए लोग आ रहे हैं। ये चीज़ सुनकर स्टेनली के चेहरे का रंग उड़ गया। स्टेनली ने उससे पूछा कि कौन लोग हैं। तब मेग ने उसे बताया कि पिटे को 2 लोग मिले थे बीच पर। उन्होंने पिटे से पूछा कि क्या वे कुछ दिनों के लिए उसके बोर्डिंग हाउस में रह सकते हैं, तो शायद वही आ रहे हैं। तब स्टेनली मेग से बोलता है, मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। इतने लंबे समय से मैं इस बोर्डिंग हाउस में रह रहा हूँ, जब तक कोई आएगा नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और मेग ने स्टेनली का हाथ पकड़ा और इससे बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट कैसा लगा, तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तो फिर मेग कहती है जब भी वो एक प्रोफेशनल की तरह पियानो बजाता है तो वो उससे बहुत अच्छा लगता है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए पियानो बजाने वाले के रूप में। अगर तुम इस कमरे से बाहर निकलो। तब वो उससे बताता है कि उसे एक हाई क्लब में जॉब ऑफर हो चुकी है। वो आगे बताता है कि अपने पास्ट में प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, पूरे वर्ल्ड में उसने पियानो बजाया है, पूरी कंट्री में भी। वो बताता है कि उसने एक कंसल्ट भी किया था और उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक यूनिक टच भी मिला था। तभी दरवाज़ा बजता है। मेग देखने जाती है कि कौन आया है। दरवाजे पर जो कोई भी था, मेग काफ़ी देर तक उससे फुसफुसाते हुए बातें करती रही। अभी कौन है जो गेट पर आया है? ये एक गर्ल लुलू है जो कि एक पार्सल लाई है स्टेनली के लिए। उसमें पार्सल स्टेनली को देना है। अब उसने पार्सल साइड बोर्ड पर रख दिया। फिर वो बोलती है कि इस कमरे में कितनी घुटन है। इस टाइम स्टेनली लुलू से झूठ बोलता है कि वो सुबह से जल्दी समुद्र के पास गया था, लेकिन लुलू उसके सामने मिरर रखती है और पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि ये वो आदमी है जो लंबे समय से बाहर नहीं गया है। फिर वो लुलू से पूछता है कि वह उसके साथ चलेगी।
तब लुलू पूछती है कि हाँ, वो बोलता है कहीं नहीं। फिर लुलू उससे बोलती है चलो एक सैर पर चलते हैं। स्टेनली बोलता है कि वो इस समय नहीं चल सकता। फिर लुलू वहाँ से चली जाती है। अब दो नए गेस्ट दरवाज़ा बजाते हैं। दोनों पर्सन जैसे ही इंटर करते हैं, स्टेनली वहाँ से भाग जाता है। इन दोनों पर्सन का नाम गोल्डबर्ग एंड मैकन है। और वहीं पर मैग आती है इन दो गेस्ट को वेलकम करने के लिए। ये खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये उन दोनों को बताती है कि स्टेनली नाम का पर्सन यहाँ पहले से रह रहा है, जिसका आज बर्थडे है। और ये उन दोनों को भी इनवाइट करती हैं कि आप लोग स्टेनली के ऑनर में उस बर्थडे पार्टी को में आइएगा। दोस्तों, गोल्डबर्ग मैग को थैंक्स बोलता है इनवाइट करने के लिए। और फिर ये मैग उन दोनों को उनका रूम दिखा देती हैं। फिर वापस आ जाती है। स्टेनली मैग के पास आकर पूछता है कि कौन है ये लोग। स्टेनली मैग पर दबाव डालता है कि बताओ कौन है ये लोग। तब वो उसकी बात काटते हुए उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है। बर्थडे प्रेजेंट जो लुलू साइड बोर्ड पर रखकर गई थी। उस पैकेज में एक छोटा सा ड्रम होता है। स्टेनली उस ड्रम को अपनी गर्दन में पहन लेता है और बजाता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो उसे बजाता बजाता इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो उसे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। अब शाम हो जाती है। शाम स्टेनली मैकन से मिलता है, जो कि अपने रूम में है और उसको शक है कि ये लोग बोर्डिंग हाउस में क्यों आए हैं। फिर वो गोल्डबर्ग से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। मैकन उसे कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है। बजाय इसके ये दोनों स्टेनली को एक चेयर पे बिठा देते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। ये सवाल बहुत ही अजीब और रहस्यमयी टाइप के होते हैं कि तुम बोर्डिंग हाउस में ही क्यों रहने आए, तुमने अपने वाइफ को क्यों मार डाला। तब वो उससे कहता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है। फिर वो उससे पूछते हैं कि चलो बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा। स्टेनली परेशान होकर चिल्लाया। तभी वहाँ पर मैग आई अपने नए कपड़े पहनकर, ड्रम बजाती हुई। कुछ समय के बाद स्टेनली की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई। लुलू भी वहाँ पर आ गई, लेकिन इस पार्टी में पीटे नहीं था। मैग का हस्बैंड पीटे नहीं था, क्योंकि वो उसको कुछ काम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। अब वहीं पार्टी में मैग स्टेनली को शराब पिला देती हैं और गोल्डबर्ग और मैकन स्टेनली की तरफ फ्लैश लाइट करते हैं। उसके फेस पर अब ये सारे के सारे गेम खेलने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन स्टेनली को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोल्डबर्ग और मैकन उससे इतने अजीब तरीके से पूछताछ क्यों कर रहे थे। वे लोग आंख पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड मैन्स बॉन गेम खेलते हैं, जिसमें एक प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो बाकी प्लेयर्स को पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं। गेम शुरू होता है। गोल्डबर्ग और लुलू आपस में फ्लर्ट करते हैं। मैकन और मैग आपस में फ्लर्ट करते हैं, जबकि स्टेनली अपने आप में अकेला खड़ा रहता है। अब वही गेम में स्टेनली का टर्न आता है ब्लाइंड मैन बनने का। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वो बाकी प्लेयर को पकड़ता है। तभी मैकन उसके रास्ते में ड्रम रख देता है। उसका पैर ड्रम पर पड़ता है और वो मैग के ऊपर जाकर गिरता है। तभी लाइट अचानक चली जाती है। तभी स्टेनली मैग का गला दबाने लगता है। बहुत तमाशा होने के बाद में बाकी लोग आकर स्टेनली को मैग से अलग करते हैं। तभी लुलू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसके ज़मीन पर गिरने की। तभी स्टेनली उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है और मैकन को फाइनली फ्लैश लाइट मिल जाती है। वो फ्लैश लाइट को स्टेनली की तरफ करता है। तभी ऑडियंस को
लगता है कि स्टेनली लुलू का रेप करने के लिए सोच रहा था। लुलू वहाँ पर बेहोश हो जाती है और गोल्डबर्ग और मैकन स्टेनली को वहाँ से दूर ले जाते हैं। मेग और पिटे नेक्स्ट मॉर्निंग मेग और पिटे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ऐसा माहौल है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मेग कहती है कि उसे कुछ याद ही नहीं है कि कल रात को पार्टी में क्या हुआ था और अपना ब्रेकफास्ट सब करने लगती है। लेकिन आज नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स नहीं, वो टूटा हुआ ड्रम वहीं पड़ा था। तब मेग ने उसे हिट किया और कहा, ये अभी भी आवाज़ कर रहा है। मेग कहती है कि अब स्टेनली को उठ जाना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। वो पिटे से कहती है कि वो ऊपर जा रही है स्टेनली को देखने। वो उठा या नहीं, लेकिन कमरे में स्टेनली के साथ मैकन और गोल्डबर्ग पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ पूछताछ कर रहे हैं। अब दोपहर के लंच के लिए सामान लाने मेग अपने घर से बाहर चली जाती है। तब गोल्डबर्ग नीचे आता है और पिटे से जो कल रात पार्टी हुई उसकी बात करता है। पिटे उससे स्टेनली के बारे में पूछता है। गोल्डबर्ग उससे कहता है कि स्टेनली को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। तभी स्टेनली नीचे आता है और वो किसी से बात नहीं करता है, अपने आप में बड़बड़ रटा रहता है। गोल्डबर्ग पिटे से बोलता है कि हम इन दोनों इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन गोल्डबर्ग की बातों से साफ साफ लग रहा है कि बात कुछ और है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। पिटे को इस बात पर शक है कि इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। स्टेनली ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। पिटे उस वक्त पीछे से बोलता है, स्टेनली तुम इन लोगों को कभी मत बताना कि तुम क्या करते हो। तभी मैग अपने घर वापस आ जाती है और पिटे उससे बोलता है कि स्टेनली अभी अभी ऊपर सो रहा है। तब मैग पिटे को बताती है कि कल रात पार्टी कितनी खूबसूरत और थी और सब लोग उस पार्टी में द बॉल और बॉल बोल रहे थे। ये लाइन बहुत ही खूबसूरत लड़की के लिए बोली जाती है। ये मैग के लिए बोली गई थी। वैसे किसी ने इस मैग से कुछ नहीं कहा था। थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है और चारों तरफ मैग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी लग रही थी। कहानी समाप्त होती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।